हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? अरे कैसे हैं बता दो भाई। बढ़िया है। चलो गुड। जस्ट अ सेकेंड है ना, मुझे एक सेकेंड देना। ओके। सो लास्ट लेक्चर में हमने कई सारे वर्ड्स देखे थे, है ना। आज हम प्रॉपरली चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, जिसमें अगेन हमारे पास आज भी बहुत सारे वर्ड्स ही हैं। ऐसा क्यों करते हैं बेटा हम? क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट का बेस बनाने के लिए हमको पहले उसकी वोकैबुलरी आना चाहिए। किसी भी अलग स्टेट में जाते हैं आप, मान लीजिए किसी भी अलग जगह पे जाते हैं, तो आप उसके बारे में डायनामिक्स समझना चाहते हैं ताकि आपके लिए इजी हो। भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, लैंग्वेज क्या यूज होगी, करेंसी कौन सी यूज होगी, खुले पैसे चाहिए। जैसे मुंबई जाओ, वहां तो एक एक रुपए का हिसाब रखते हो ऑटो वाले। अगर 21 रुपए में तो 21 ही देना पड़ेंगे, और अगर आपने 25 दे दिए तो वो आपको 4 रुपए वापस भी करेगा। इतना ज्यादा पर्टिकुलर है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, राइट। हमारे इंदौर में थोड़ा सा चलता है ऊपर नीचे, पर उधर बहुत स्पेसिफिक है वो लोग। तो उस जगह के डायनामिक्स वैसे वैसे ही हर एक सब्जेक्ट का अपना एक अलग डायनामिक होता है। अब जब हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स की, चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स है, पर ये आपको मिलेगा स्टैटिस्टिक्स की बुक में। ठीक है। जब आप स्टैटिस्टिक्स, आपके पास में दो बुक्स हैं सीबीएसई की, यहाँ पर कोई एमपी बोर्ड वाला नहीं है। ऑलराइट। सो जब आप सीबीएसई का बुक खोलेंगे तो आपको दो बुक्स मिलेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स वाला बुक देखेंगे तो जो फर्स्ट चैप्टर मिलेगा उसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। ठीक है। एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स हम बाद में देखेंगे, अभी हम सिर्फ इकोनॉमिक्स को बात कर रहे हैं। अब जब हम इसमें बहुत सारे कोर कॉन्सेप्ट्स और चैलेंजेस की बात करते हैं तो, ठीक है, अभी लिखने का जब होगा तब मैं आपको बोलूंगी। अभी हमको चाहिए हम सुने, समझें और रिटेन करें। रिटेन करें मतलब फिक्स होना चाहिए इधर की क्या समझाया था, है ना, वो याद आना चाहिए। सो अभी बहुत सारे इकोनॉमिक टर्म्स हम लोगों ने देख लिए बेटा, है ना। ये सारे इकोनॉमिक टर्म्स काय के लिए चाहिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के लिए और आपकी वोकैबुलरी के लिए, जो आप इकोनॉमिक्स में यूज करेंगे। फिर उसके बाद में अब हम आज पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। मुझे आपके हाथ में सबके पास मोबाइल है? अच्छा, आप लोगों के पास, आप यूज नहीं करते? अरे मैं तो सिर्फ ट्रिक करवाती हूँ कि चलो सेकंड्स में ये चीजें ढूंढना है। इट्स ओके, जिसके पास है वो ढूंढ के सबको बताएगा क्लास में। ठीक है, अभी बताऊंगी मैं तब, बिकॉज आई यूज टाइमर, सो दैट आप अगर टेक्नोलॉजी यूज भी कर रहे हो तो पर्पजली करना है हमको, और प्रॉम्प्ट्स कैसे देना है वो भी हम सीखेंगे। सो डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो ये भी हम ये स्टडी करते हैं कि सोसाइटी कैसे मैनेज करती है स्केर्स रिसोर्सेस। हर सोसाइटी, हर इकोनॉमी के पास अपना एक रिसोर्स है। जैसे अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, उनके पास सबसे कौन सा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है? ऑयल। उनके कुएं में तेल है, हमारे कुओं में तो पानी भी नहीं है। सोचो कितने रिच है वो लोग, राइट। क्योंकि ऑयल एक ऐसी चीज है आज की तारीख में हाई इन डिमांड। हर प्रोडक्शन प्रोसेस में, ट्रांसपोर्टेशन में आपको ऑयल चाहिए ही चाहिए। तो हम जब पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कैसे इकोनॉमी मैनेज करती है। फिर हम समझेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, यानी ऐसे चैलेंजेस जो आते हैं स्केर्सिटी और रिसोर्स अलोकेशन के कारण। अब अलोकेशन वर्ड याद आ रहा है, हमने पढ़ा था, पिज्जा वाला एग्जाम्पल लिया था, है ना। बाहर से पिज्जा आया था तो 4 पार्ट में था, एक मैंने काटा था तो गलत कट गया था, फिर झगड़े हुए थे ये बड़ा पीस तो मेरा है, क्योंकि रिसोर्स अलोकेशन इक्वल नहीं हुआ। तो इसके कारण क्या चैलेंजेस आए, एक दो चैलेंजेस बताओगे आप मुझे इकोनॉमी में, जो इसको बोलते प्रॉब्लम बहुत बड़ी? दो प्रॉब्लम बता दो चलो। अब वो तो है ही बाय डिफॉल्ट। दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपको लगती है इकोनॉमी की। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी ज्यादा बड़ी है यार, तुम बहुत छोटे हो अभी। एक कौन सी है? पावर्टी। और दूसरी कौन सी है? अनएम्प्लॉयमेंट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की। ठीक है। देन उसके बाद में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं ये? कितने फैक्टर्स पढ़ के आए हो आप 11th में, ओ सॉरी 10th तक? अब क्या ही बताएं मैडम कैसे पढ़ा था हमने। चलो ठीक है।
मेरा काम है याद दिलाना। 4 फैक्टर्स पढ़ के आते हैं हम, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। पढ़ा है क्या? याद आ रहे हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। क्या होती है लैंड? लैंड लैंड होती है, उसमें क्या बताना है? लैंड का मीनिंग है इकोनॉमिक्स में बॉस, लैंड मीन्स एनीथिंग अटैच्ड और एफिक्स्ड टू लैंड। यानी ऐसी कोई भी चीज जो उसमें अटैच है, जैसे पेड़, वो उस लैंड का हिस्सा है नहीं है। कि तुमने बोला ये मेरा खेत है, तो मैंने कहा खेत तो तुम्हारा बेटा, जो फसल है ना वो मेरी है। ऐसे कैसे हो सकता है? बोले कि तुम्हारी मेरी जमीन है, यहाँ पर जो मकान बना है ना वो मेरा है, ऐसा पॉसिबल है? नहीं। सो एनीथिंग दैट इज अटैच्ड और एफिक्स, जैसे कोई मशीन है उसमें लगा दी तो वो उस लैंड का हिस्सा बन जाती है। तभी तो आप पढ़ते हो ना, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ये सब आपकी क्या है? एसेट्स है बिजनेस की। पहुंचे अकाउंट्स में वहां तक? अभी नहीं पहुंचे होंगे, चलो ठीक। लेबर क्या है? क्या करता है लेबर? लेबर से वो ईंट गिट्टी रेती नहीं, मैं भी लेबर ही हूं, यहाँ पे खड़ी हूं तो मैं क्या कर रही हूं? लेबर मीन्स एनीथिंग दैट इज रिलेटिंग टू फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन। मैं यहाँ पे खड़ी हूं तो मेरा फिजिकल एक्सर्शन है, पढ़ा रही हूं किसके बाद क्या पढ़ाना है तो मेरा मेंटल एक्सर्शन है। सॉफ्टवेयर वाला काम कर रहा है, उसका मोर एक्सर्शन कौन सा है? मेंटल। लेबर काम कर रहा है मकान बनाने में, गिट्टी रेती उठा रहा है, उसका ज्यादा कौन सा है? फिजिकल। सब लेबर है, जो भी काम करता है द पर्सन इज लेबर। प्रोवाइडिंग तो लेबर समझ के नहीं हो आप, लेबर हो, शिट मैंने तो सोचा ही नहीं था। ऐसे कुछ नहीं है। किसी भी जॉब पे काम कर रहा है, किसी भी पोजीशन पे, द पर्सन इज प्रोवाइडिंग लेबर। ठीक है। अब कैपिटल, कैपिटल इज वेरी गुड, जो मनी इन्वॉल्व है प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, ओके। एंटरप्रेन्योर कौन है? द वन हु स्टार्ट्स द बिजनेस। प्रोप्राइटर, बिजनेस स्टडीज में पढ़ा अभी, प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर कुछ पढ़ा है? चलो ठीक है, जो ओनर है बिजनेस का, इतना समझ लो अभी आम भाषा में। क्या कमाना है उसको? प्रॉफिट, पैसा कमाना है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं, ये सारे जो चीजें होने के बाद में हमारे पास में कितने तरीके के रोल्स हैं इकोनॉमी में। अगर मैं कंज्यूमर का रोल प्ले करती हूँ, व्हाट आई डू, आई परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, एग्जाम्पल एक गुड और एक सर्विस का। फटाफट, दिन भर में इतना यूज कर रहे हो? हाँ जी, कॉपी, सर्विस। रोज बैंक जाते हैं? स्कूल जाते हो बस से, तो क्या यूज कर रहे हो? सर्विस यूज कर रहे हो ना, बस से उतर के घर में, कि बस भी ले आए घर में अंदर बैग में रख के, कि एडमिशन के साथ बस भी मिले हमको। डोरेमोन थोड़ी निकालेंगे, बड़ी हो जाएगी वापस पॉकेट में डाल ली। हाँ, यूज कर रहे हैं ना, लंच कर रहे हो तो फूड गुड है या सर्विस है? सर्विस है। और गुड्स भी यूज कर रहे हो, कंज्यूम तो कर रहे हो, तो दोनों चीजें हो गई। ठीक है, आप कंज्यूमर हो सकते हो, या फिर कौन हो आप? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर, व्हाट द प्रोड्यूसर डू, आई क्रिएट गुड्स फॉर सेल। क्रिएट गुड्स लिखा है, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्रिएट नहीं करते सर्विसेज कभी भी, प्रोवाइड करते, सर्विस प्रोवाइडर बोला जाएगा। ठीक है, या फिर कौन हो सकते हो आप? सेलर। आई सेल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट। इज प्रोड्यूसर एंड सेलर आर सेम और डिफरेंट? ऑलवेज, नॉट कंपल्सरी। आई कैन बी अ प्रोड्यूसर एज वेल एज अ सेलर। मैंने कैंडल का कोई छोटा सा काम अपने घर में शुरू करा है, एक रूम में। आपने एग्जीबिशन में मुझे बताया, मैडम साया जी में एग्जीबिशन लग रही, मैं पहुंच गई अपना स्टॉल लगाने, 100-200 कैंडल रख लिया मैंने, तो मैं प्रोड्यूसर भी हूं और सेलर भी हूं। अभी मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो गया, सब जगह सप्लाई कर रही हूं मैं। अब आपकी दुकान पे भी मेरा कैंडल है, प्रोड्यूसर मैं हूं, आप क्या हो? सेलर हो। ठीक है, आपके पास से कस्टमर तक गया, मैंने नहीं बेचा उसको। इज दैट क्लियर? ये सारी पार्टीज हो गई हमारे इकोनॉमिक्स में, क्या रोल प्ले कर सकते हैं लोग। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, क्या हो रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ में?
आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है क्लास का? अभी नहीं बना है? बना है? ओके क्योंकि मैं इस चैप्टर का जो शॉर्ट नोट्स है उसका पीडीएफ आपको सेंड करूंगी, तो आपको फॉर्मेट समझ में आएगा कैसे पढ़ना है। ठीक है, अभी हम सारे वर्ड्स उठा उठा के पढ़ रहे हैं, जब नोट्स देखेंगे तो हमको ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है ना, तब आपको एक फॉर्मल चीजें दिखाई देगी। ठीक है, अगर आपको कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, ग्रोथ वर्ड सुना हुआ है आपने बहुत, इसी के जैसा एक और वर्ड है बेटा डेवलपमेंट, वो भी सुना क्या आपने? सुना हुआ है। चलो ग्रोथ का मतलब बताओ। तुम तो गहन चिंता में हो भैया, प्लानिंग कमीशन के लोग लग रहे हो मुझे। बताओ बताओ, सिंपल ग्रोथ का सिंपल आम भाषा में क्या मतलब होता है? इस तुम्हारी हाइट बढ़ रही, क्या ग्रोथ है? हेयर फॉल रोकने की दवाई ले रहे हैं तो ग्रोथ के लिए ले रहे हैं, तो ग्रोथ मीन्स व्हाट? किसी चीज को बढ़ाना, तो इंक्रीज करना। ठीक है, अब इकोनॉमी में ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में क्या बढ़ना चाहिए हमेशा? तो इकोनॉमी में क्या बढ़ना चाहिए? आउटपुट। आउटपुट मतलब, ये फिर इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है ना, सिंपल भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन प्रोसेस है, और आउटपुट क्या है? जो भी बन के तैयार हुआ, चाहे वो गुड हो चाहे वो सर्विस हो। क्या इकोनॉमी में आउटपुट बढ़ेगा तो ग्रोथ होगी? मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं, हमको रीजन पता होना चाहिए ऐसा क्यों होगा। चलो बताओ, आउटपुट बढ़ा तो क्या होगा? नहीं एकदम से जंप नहीं करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते हैं। अच्छा आप ये बताओ, हमने उस दिन लापिनोस का एग्जांपल लिया था कि क्लास में, बहुत सारे आउटलेट्स हो गए उसके, अपना स्वीट्स के आपने देख लिए, टिंकूस के आपने देख लिए, है ना। अगर मान लेते हैं जैसे मैंने 13-14 में टिंकूस का एक ही आउटलेट देखा था, 10 साल में मान लेते 10 आउटलेट हो गए टिंकूस के, क्या आउटपुट बढ़ा? मतलब प्रोडक्शन बढ़ा है चीजों का, बढ़ा। क्या आउटपुट बढ़ा इसका मतलब लोगों में एम्प्लॉयमेंट क्या हुआ होगा? एक बंदा उसको पार्किंग के लिए चाहिए, 4 सर्व करने के लिए चाहिए, 4 खाना बनाने के लिए चाहिए, 2 बिल करने के लिए चाहिए, ये देखने के लिए चाहिए ओवरऑल कि भैया कहाँ पे क्या जरूरत है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, अकाउंट्स मैनेज करने के लिए चाहिए। इतने लोग तो चाहिए, मान लेते एक आउटलेट पे 6 लोग भी चाहिए, अब 10 आउटलेट हो गए तो 60 लोग चाहिए, तो क्या आउटपुट बढ़ा? तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, बढ़ा। अब लोग काम कर रहे हो तो उनकी क्या बढ़ गई? इनकम। क्या लोगों की इनकम बढ़ी तो उससे डिमांड बढ़ पाएगी लोगों की? हमने उस दिन वांट्स की कैटेगरी देखी थी ना, क्या क्या थी? नेसेसिटी, कंफर्ट, लग्जरी। ठीक है, बहुत छोटे से हमने काम चालू करा तो अभी पंखा ही चला रहे हैं हम, फिर और पैसे कमाए तो कूलर लगाएंगे, और कमाएंगे तो एसी लगाएंगे भाई, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे जाएंगे, 4 व्हीलर में भी ऑडी खरीदेंगे, हम ड्रीम तो देख सकते हैं ना। सो आउटपुट बढ़ने से क्या बढ़ा? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से इनकम। इनकम बढ़ने से डिमांड। डिमांड बढ़ी तो फिर से क्या बढ़ाना पड़ेगा? आउटपुट। क्या ये सर्कल चलता चला जाएगा? यस, दिस इज रिक्वायर्ड, सो दिस इज कॉल्ड एज ग्रोथ। अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको कैसे याद कराती हूँ? इंक्रीज इन साइज ऑफ केक। सिंपल। हम बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, 25 लोग, और आज मेरा बर्थडे, और केक इतना छोटा सा है, बहुत टेंशन हो जाएगा जनता में, सबको धक्का मुक्की दे दे के आगे आगे, और जो बेचारे 2 लोग केक लाए बोलेंगे हमको आगे आने दो, पता चला हम लाए हमको मिला भी नहीं। दिस इज नॉट जस्टिफाइड, दिस इज नॉट फेयर। केक छोटा है तो सबको स्ट्रेस है, सच बताना स्ट्रेस है या नहीं? हम तो इतने बड़े हो गए, हमारा फेवरेट अगर वो होता है तो हमको लगता है पहले बच्चों को, फिर होता है अपने लिए बचा लेना था यार थोड़ा तो, अपने को भी पसंद है ब्लूबेरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, राइट। लेकिन वही 25 लोग हैं और केक बड़ा है तो क्या होगा? अरे किसी भी कोने में खड़े रहो कमरे के, क्या है बहुत बड़ा केक आ ही जाएगा अपने तक, क्या ये निश्चिंता रहेगी आप में? इन द सेम मैनर बेटा, इकोनॉमी में प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन में थोड़ी शांति रहेगी कि हाँ हमको मिलेगा। क्या गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि आपको बेसिक चीजें मिलेगी? राशन शॉप का नाम सुना है आपने? फेयर प्राइस शॉप्स का नाम सुना है? वहां पर क्या होता है? कम प्राइस में आपको राशन का सामान मिलता है जो जरूरी है, दाल चावल आटा गेहूं,
वॉट एवर ऑयल जो भी, जैसे पहले तो कैरोसिन मिला करता था, अब जो भी ऑयल है उनको देना है, ठीक है। तो बेसिक सारी चीजें मिलती है, ठीक है। दिस इज ग्रोथ। डेवलपमेंट क्या है? इज इट सेम एज ग्रोथ और डिफरेंट? डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंट है? क्या होता है डेवलपमेंट? ये बहुत बेसिक चीजें हैं बेटा, जो है ना बहुत सारे बच्चों बाहर उसमें लिख देते हैं, इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मालूम है ही नहीं, लाइन सही है पर मतलब क्या है ये तो बताओ। बताओ क्या होता है डेवलपमेंट? हम्म, विकास होता है हिंदी में मतलब। तो मतलब क्या हुआ उसका? ये तो शब्द तुमने हिंदी का बता दिया। डेवलपमेंट होता है ग्रोथ प्लस इक्विटी। ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन आउटपुट होना, और इक्विटी मतलब सबको मिलना। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया फेयर प्राइस शॉप का, कि सरकार कम पैसे में भी अवेलेबल करवाती है किन लोगों को? बिलो पॉवर्टी लाइन वाली फैमिलीज को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार ने कोई बेनिफिट दिया और चंद लोगों को ही मिला। क्या ये फेयर है? नहीं। जैसे अगर हम मंदिर में जाते, मैं तो बहुत अगेंस्ट हूँ इस चीज के कि पैसे देकर के उसने दर्शन कर लिए, मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं समझ में आती। वाई? वाई एवरीवन शुड हैव एन इक्वल राइट टू एक्सेस टू गॉड? मतलब वहीं पैसे देके तुमने डिफरेंस करा तो बाकी तो सारी चीजें ही मतलब की नहीं बची अब। क्यों? क्यों एक्सक्लूसिव ट्रीटमेंट है उस चीज के लिए? रादर जो मेडिकल वाले प्रॉब्लम वाले उनको एक्सक्लूसिव देना चाहिए कि वो बेचारा इतना पेन लेके आया, उसको दर्शन करा के तुम बाहर करो। मुझे तो नहीं लगता ये इक्विटी है, नहीं है। तो इक्विटी क्या है? जब सबको एक समान अपॉर्चुनिटी, एक समान बेनिफिट मिले। सुपर कॉरिडोर बना हमारे इंदौर में, क्या वहां कोई खड़ा हुआ है कि भैया तुम साइकिल पे हो तो तुम नहीं जाओगे, चलो हटो, तुम टू व्हीलर पे तुम भी नहीं जाओगे, तुम कार में हो तुम जाओ, तुम ट्रक पे तुम नहीं जाओगे? ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये नहीं कि तुम इस नेशन की नहीं हो तो तुम नहीं जाओगे, तुम्हारा कलर फेयर नहीं है तो तुम नहीं जाओगे? ऐसा कुछ नहीं है। क्या ये इक्विटी इंश्योर करता है? यस। समझ आया? ओके। सो ग्रोथ और डेवलपमेंट में ब्रॉडर क्या है? डेवलपमेंट। नैरो क्या है? ग्रोथ। ओके। अब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर रहे हो आप, ध्यान देना। ग्रोथ मतलब अभी आपको क्या करना है? प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है। अब अगर आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो आपको तीन चीजों पे फोकस करना पड़ेगा: सेविंग पे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे और इन्वेस्टमेंट पे। सेविंग, पोर्शन ऑफ इनकम नॉट कंज्यूम्ड, मतलब इससे कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा? बैंक का नाम सुना है आपने? एक्स ने बैंक में जाके सेव करा, वाई को बैंक ने लोन दिया। एक्स को बोलते कि वाई को पैसा दे दो, वो तो वाई को जानता भी नहीं है। वाई को पैसा दे दूं मैं? मुझे क्या श्योरिटी है? लेकिन क्या एक्स बैंक में पैसा रखने को तैयार है? हाँ। उसके बदले उसको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। क्या बैंक वाई को लोन देने को तैयार है? हाँ, क्योंकि बैंक को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट। क्या पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया? हाँ। एक्स कंज्यूमर और वाई प्रोड्यूसर है, तो क्या आउटपुट बढ़ा? हाँ। दिस इज हाउ इट हैपेंस। इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबाइल होना यानी पैसा क्या हो रहा है? एक जगह से दूसरी जगह घूम रहा है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट, जैसे ही भाई ने प्रोडक्शन स्टार्ट करा, उसने क्या करा? पैसे का इन्वेस्टमेंट करा। परचेज ऑफ गुड्स फॉर फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन। ये गुड्स कौन से हैं? ये हो गए आपके कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी कि मशीन। भाई ने लोन लिया, उसने बोला हम ब्रेड की फैक्ट्री बनाएंगे। भाई ठीक है, ब्रेड की फैक्ट्री लगा लो, जो भी बिल्डिंग आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए आपको? मशीन्स। आपने उसमें इन्वेस्टमेंट डाला, जैसे जैसे नंबर ऑफ मशीन बढ़ती जाएगी आउटपुट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। एक बड़ा सा हॉल बना लिया हमने, अभी दो ही मशीन खरीद पा रहे हैं हम। एक दिन में एक मशीन से 100 पैकेट बनते, तो दो मशीन से 200 बन जाएंगे। धीरे धीरे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता गया, प्रॉफिटेबिलिटी हमने 5 से 10 मशीनें कर ली। क्या डेली का प्रोडक्शन हमने बढ़ाया? कैसे बढ़ाया समझ में आया? किसी ने सेव करा था तो हमें बैंक से क्या मिला? लोन। हमने उस पैसे से क्या खरीदा? मशीनरी। उससे हमने क्या करा? आउटपुट को इंक्रीज। क्या हो रहा है ये इकोनॉमी में? इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
कौन सी एक्टिविटीज जो काय के लिए की गई है? मॉनेटरी गेन, यानी कि क्या अर्न करने के लिए? प्रॉफिट्स। सो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए करते हो या मनी के रिलेटेड होती है उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जो पैसे से रिलेटेड नहीं है उसको क्या बोलेंगे? नॉन इकोनॉमिक। चलो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज बताओ। बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। ओके। इस कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्यों? पैसा तो खर्च करा ना मैंने, पैसा तो खर्च करा। मेरे खर्च करने से किसी को तो फायदा, मेरा खर्चा आपकी इनकम, आपका खर्चा आपकी इनकम, आपका खर्चा आपकी इनकम, तो फायदा तो मिल रहा है। इस प्रोडक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? यस और नो? इज एक्सचेंज इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? करते ही काय के लिए? प्रोडक्शन किया ही क्यों जाता है? क्या करने के लिए? एक्सचेंज करने के लिए, है ना? तो कंजम्पशन है, प्रोडक्शन है, एक्सचेंज है। इज डिस्ट्रीब्यूशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? हमारे घरों में अगर केसर रखी है तो वो तो कश्मीर में होती है, हम तो एमपी में, और केसर तो साउथ में भी मिलती होगी, पर प्रोडक्शन कहाँ हुआ था? कश्मीर में। तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू गई है वो? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या डिस्ट्रीब्यूशन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है? हमने 10 ट्रक खरीद रखे भैया, ट्रांसपोर्ट वाले, इधर का माल उधर करते हम, सही काम कर रहे हैं। क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना? पैसा कमाने के लिए की जा रही है ना, राइट? तो इसका मतलब ऐसी कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो सकती है। चलो कौन कौन सी हो गई देख लो, अभी इकोनॉमिक सिस्टम में समझ लो। सबसे पहले कौन सी है बेटा? प्रोडक्शन। क्या है? प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरी कंजम्पशन, यूसेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरी इन्वेस्टमेंट, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर इनकम। आज खर्चा कर रहे हैं, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। आपने समझा होगा ना, 1 साल तो हमको बिजनेस में कॉस्ट को कवर करने में ही लगता है। ऐसा नहीं होता पहली पिक्चर में हीरो बन जाते हैं, बहुत कम हीरो होते ना, ऐसे ऋतिक रोशन थे एक ओवरनाइट स्टार, कहो ना प्यारे रिलीज हुई एक ही रात में हीरो बन गए। ऐसा अमिताभ बच्चन साहब के साथ नहीं हुआ, उनको तो आकाशवाणी में भी मना कर दो, आपकी आवाज ही सही नहीं है, नहीं देंगे आपको नौकरियां, और आज वही आवाज के चलते कितना कमा रहे हो। तो ऐसे सबको नहीं मिलता है, तो वैसे इन्वेस्टमेंट से आज बेनिफिट मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। चौथी कौन सी एक्टिविटी? डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में 2 बातें होती है। एक डिस्ट्रीब्यूशन आपने क्या समझा? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से चीजें कहाँ जा रही है? प्लेस ऑफ कंजम्पशन में। चलो भाई अब अपने घर के किचन में आ जाओ। खाना किचन में बनता है, खाते डाइनिंग टेबल पे, डाइनिंग हॉल में। क्या किचन से डाइनिंग हॉल तक मम्मी ले लेके आती है, अरे तू खा ले बेटा गरम, ये गरम पराठा आलू का, बैठ बैठ मेरा बच्चा बैठ जा, मैं लाती हूँ गरम। वहां से वो आती है इधर, फिर इधर से इधर। तो क्या हो रहा है? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से चीजें कहाँ आ रही है? प्लेस ऑफ कंजम्पशन। अब तो तुम्हारे जमाने में बूफे बूफे सिस्टम होने लगे, हम तुम्हारे बराबर थे तो वो नीचे बिठाते थे पंगत में, तो एक अंकल आते थोड़ा, हाँ बेटा क्या चाहिए? हमने कहा अंकल गुलाब जामुन। हाँ, रुको भाई उधर गुलाब जामुन लाना इधर, वहां उससे 5वें 6ठे नंबर पे दो उधर। तुमको क्या चाहिए? पूड़ी। हाँ पूड़ी लाओ इधर। वो अंकल क्या इंश्योर कर रहे हैं? कौन सा प्रोसेस बराबर हो? डिस्ट्रीब्यूशन। जहां जरूरत है वहां तक वो चीज पहुंचना चाहिए, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन का एक और मीनिंग होता है आपकी नेशनल इनकम को अलोकेट करना फैक्टर्स में। अभी मैंने 4 फैक्टर बताए थे, बताना कौन कौन से हैं? हाँ, और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये सब हमको काम के बेटा, ये सब कहीं ना कहीं हमको नाम बार बार आएंगे। ये आप क्या कर रहे हो? इनमें इनकम बांट रहे हो। लैंड क्या अर्न करती है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस एंड सैलरी। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट, है ना? एक और डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीनिंग है वो ये है, जितने फैक्टर्स काम कर रहे हैं,
किसी भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसमें उनको पैसा मिलना। कैसे मिलेगा? अगर मैं एंटरप्रेन्योर हूं तो मेरा प्रॉफिट पहले मैं नहीं निकालूंगी, पहले मैंने किसी से लैंड लिया तो मैं उसको क्या पे करूंगी? रेंट। लेबर को दूंगी वेजेस, सैलरीज। कैपिटल अगर मैंने बोरो करा है, लोन है, तो उस पर क्या पे करूंगी? इंटरेस्ट। और फिर इनको पे करने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है वो क्या होगा? मेरा प्रॉफिट। दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम सोचो, जब हमने टिंकूस का एग्जाम्पल लिया था, 10 आउटलेट है, अगर 10 आउटलेट पे हर महीने का उनका जो भी सेल है उसमें से सबसे पहले वो रेंट चुकाएंगे, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, रेंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा। आप बोलो अरे महीने में 15 दिन हमारी दुकान बंद थी, तो भैया हम क्या करें, हमने तो किराए पे थे, हमको तो किराया चाहिए, हम तो ना माफ कर देंगे, राइट? फिर वेजेस एंड सैलरी, फिर कैपिटल पे इंटरेस्ट, फिर बचा तो प्रॉफिट। इस तरीके से जो पैसा बांटा जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब आ जाते हैं डेफिनेशंस पे। चलो भाई, एक डेफिनेशन ढूंढनी है आपको। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है आप जानते हैं? कौन है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। ढूंढिए इनकी डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बाय एडम स्मिथ। हाँ, वो किताब में भी मिल सकती है। एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। हाँ जी, मिली बेटा। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इंक्वायरी, हमारी अलमारी में कोई नई चीज दिखी और मम्मी ने हमारी अलमारी खोली और सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? ये हमने तो नहीं दिलाया। तो हम बोलते हैं अरे वो मौसी नहीं आई थी, वो उन्होंने मेरे को 500 रुपए दिए थे, याद है आपको? कौन सी मौसी? अरे वो उस महीने वो वाली मौसी, वो 500 रुपए रखे थे ना, उससे खरीदा है मैंने ये। जस्टिफाई करना पड़ता है ना आपको, पैसा कहाँ से आया, चीजें कहाँ से आई। तो एडम स्मिथ किसकी इंक्वायरी कर रहे हैं? नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कि इस नेशन में जो वेल्थ बनी, कि लोगों ने इतने मकान बना लिए, गाड़ियां खरीद ली, पैसा कमा लिया, स्काई स्क्रैपर्स बना लिए, ठीक है, पैसा कहाँ से आया और उसका कारण क्या है, राइट? जैसे अगर आप दुबई जाएंगे आप में, तो पूरा आर्टिफिशियल है वो, लाइट्स चकाचौंध, सारे बिल्डिंग्स कांच के, पूरा ग्लिटरी है वो एकदम, ठीक है। इतना पैसा कहां से आया? व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट वेल्थ? ऑयल, मेजर सोर्स अर्निंग का वही है, राइट? सो उस कंट्री का, अब अगर हम हमारे देश की बात करें, हमारा देश क्योंकि प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन रहा है, कृषि प्रधान देश रहा है, तो जो भी वेल्थ हमारी कंट्री में शुरुआती दौर में क्रिएट हुई, किसके कारण हुई? एग्रीकल्चर के कारण। फिर हमने इंडस्ट्री को डेवलप करा, तो किसके कारण हुई? अब इंडस्ट्री के कारण। गुड़गांव चले जाओ, जब मैं गुड़गांव में जॉब करती थी, 2008 की बात कर रही हूँ मैं, 2008, धूल गांव बोलते थे हम, कुछ भी नहीं था वहां पे। और अब सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेस गुड़गांव और हैदराबाद में, बड़ी बड़ी जितनी कंपनीज हैं, एमएनसी, सबके ऑफिसेज हैं। तो उस जगह की लैंड का प्राइस क्या हो गया? एकदम से बढ़ गया। बेकार जमीन है, बंजर लाल मिट्टी पूरी, कुछ खेती नहीं कर सकते आप उस पे। पर खेती नहीं कर सकते तो कॉर्पोरेट ऑफिसेस की बिल्डिंग्स बना दी आपने, टाउनशिप्स बना दी शानदार। तो जहां खेती कर सकते हैं, हरियाणा और पंजाब में, वहां के किसान कैसे अमीर हो गए? खेती करके अमीर हो गए, क्योंकि सबसे बेहतरीन फील्ड्स उनके पास है। ग्रीन रिवॉल्यूशन का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? पंजाब को, सबसे रिच फार्मर्स है वहां के, राइट? तो हर एक जगह का अपना एक स्पेसिफिक है। चाइना की बात करोगे तो चाइना एग्रीकल्चर के कारण रिच नहीं हुआ है, चाइना काय के कारण रिच हुआ है? इंडस्ट्रीज के कारण, घर घर में इंडस्ट्री, जो प्लास्टिक में हम सोच नहीं सकते बना के छोड़ चुके कब से, राइट? सो हर एक कंट्री का वेल्थ का अपना एक नेचर है, किस तरह की वेल्थ है और उसके कॉजेस। बाली इंडोनेशिया अगर आपने नाम सुना है, उनकी वेल्थ, उनकी कंट्री की ग्रीनरी है, नेचर, उनका आर्ट है। वहां आपको बिल्डिंग्स नहीं दिखेगी जैसे दुबई में दिख रहे हैं,
वहां आपको इतना ग्रीनरी, इतना सुंदर मिलेगा कि आपको लगेगा नेचर के बहुत क्लोज है हम। वो उनकी वेल्थ है, उनका इकोसिस्टम उनकी वेल्थ है। तो इस तरीके से एडम स्मिथ क्या बोलते हैं, हर कंट्री के वेल्थ के अपने कॉजेज हैं। इसका मतलब वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किससे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। दूसरी बात, ये जो वेल्थ ऑफ नेशंस है ये क्या एक्सप्लोर करती है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो नेशनल में प्रॉस्पेरिटी लाते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाते यानी पैसा कमाने की जो उनकी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करते, और ये भी बताते हैं कि इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है उस कंट्री का। राइट, हमारी कंट्री में हम सेक्टर्स की बात करते हैं, कितने सेक्टर्स है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये हम माइक्रो के फर्स्ट चैप्टर की तैयारी कर रहे हैं बेटा, ठीक है। फिर मैं सारे धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछूंगी आज जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। अगले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी मैं माइक्रो का, सटा सट आंसर आना चाहिए सब, ठीक है। चलो, सो एडम स्मिथ ने क्या बोला, उनकी डेफिनेशन काय के ऊपर फोकस्ड है, वेल्थ पे, ठीक है भाई। क्या एक से ज्यादा डेफिनेशन हो सकती है एक सब्जेक्ट में, एक टॉपिक की? हो सकती है। ऐसा क्यों होता है ये बताओ। अलग अलग थिंकिंग हो सकती है, वेरी गुड। इसी बात से हमारे पास जो एक कॉन्सेप्ट्स है, इसका मैं आपको बहुत बेसिक समझा रही हूँ, फिर हम अगले चैप्टर में उसको फिर से पढ़ेंगे। पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव होता है जो बात करता है व्हाट इज, और नॉर्मेटिव होता है जो बात करता है व्हाट ऑट टू बी। व्हाट इज क्या है, क्या है, जो है आप उसको प्रूव कर सकते हो। जैसे मैंने बोला प्रूव करो, आई शीतल वर्मा आई एम एन इंडियन सिटीजन। कैसे प्रूव करोगे? आधार कार्ड से। बहुत बढ़िया। और सिटीजनशिप प्रूव करना है तो और डॉक्यूमेंट बताओ। पासपोर्ट से, वोटर आईडी कार्ड से, प्रूव कर दिया तुमने, ठीक है। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो होता है वो काय के बारे में बात करता है, व्हाट इज क्या है। क्या हमारी कंट्री में पॉवर्टी है। क्या प्रूव कर सकते हो? कर सकते हो, डेटा निकाल लेंगे, बीपीएल फैमिलीज कितनी है, एवरेज इनकम कितनी है। क्या हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, डेटा निकाल सकते हैं। यानी कोई भी चीज जिसको आप प्रूव कर सकते हो वो क्या हो गई, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अब व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ये बहुत ही गहन चिंतन का विषय है। हम स्कूल से घर आए, मम्मी नहीं थी, मम्मी मार्केट गई थी। हम क्लास से घर गए तो हमने सोचा मम्मी मार्केट गई तो हमारे लिए कुछ लाई होगी। हम बहुत खुश होकर घर गए, हम गए मम्मी क्या लाई हो, कुछ नहीं, कद्दू की सब्जी बना के रखी और कुछ लाने में दिमाग खराब हो गया हमारा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप क्या खा के आई? बोले मैं बस एक छोले टिकिया खाकर आ गई और हमारे लिए नहीं लाई। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। सो क्या होना चाहिए इज वेरी डिफरेंट एंड इट इज डिफरेंट फॉर एवरीवन, राइट। लेकिन क्या होना चाहिए उसको प्रूव नहीं कर सकते आप। जैसे मैंने ऐसा बोला, ऑल पॉलिटिशियंस मस्ट बी वेल एजुकेटेड, सब पढ़े लिखे होना चाहिए पॉलिटिशियंस, तो होना चाहिए, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, ये मेरा थॉट है। आपने बोला ऑल पॉलिटिशियंस शुड नॉट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, कि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। योगी जी का काम करके हमने सोचा कि नहीं ऑल पॉलिटिशियंस मस्ट बी सेंट्स, सब संत आदमियों को बना दो पॉलिटिशियन, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो क्या मैं नॉर्मेटिव को प्रूव कर सकती हूँ कभी? नहीं। आपने बोला वो भी ठीक है, आपने बोला वो भी ठीक है, मैंने बोला वो भी ठीक है। इस कारण से हमारे पास इकोनॉमिक्स की एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार डेफिनेशन। ठीक है। अब ये डिपेंड करता है आपके स्कूल वाले कितनी पढ़ाते हैं, तो आप वहां तक की याद करेंगे, है ना। फर्स्ट एडम स्मिथ, फिर मार्शल, फिर रॉबिन्स और फिर सैमुअल्सन, ठीक है। एडम स्मिथ वाले हमने पढ़ ली। अब आ जाते हैं मार्शल की। मार्शल जो है वो फोकस करते हैं वेलफेयर पे। लेकिन ये बताओ, क्या वेलफेयर करने के लिए भी वेल्थ चाहिए? क्यों, वेल्थ की क्या जरूरत है? मैं खजराना मंदिर पे गई,
वहां पे एक पोहा जलेबी वाले की दुकान थी, मैंने बोला भैया 10-15 रुपए जो भी 20 रुपए का पैकेट दे दो, 10 पैकेट दे दो, गरीबों में बांटना है। अब वो मुझसे पैसे मांगने लगा। मैंने कहा कैसी बातें कर रहे हो भैया, गरीबों में बांटना है, पैसे मांगोगे तुम, 200 रुपए का नहीं दे सकते हो। बोलेगा मैडम 10 दिन आपको दिया, 11वें दिन आपको मेरे को भी पैकेट ही देना पड़ेगा। सही है गलत है? क्या तुम वो पोहे जलेबी की दुकान वाले हो गए तो तुम पैसे नहीं लोगे मुझसे? तुम्हारे लिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मेरे लिए कौन सी एक्टिविटी है बेटा? नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर एक्टिविटी। जैन समाज वाले शिखर जी ले जाते पूरे के पूरे, सब बहुत सारे लोग जाते, तो रेलवे टिकट माफ नहीं कर देती उनका। या मुसलमान लोग हज पे जाते हैं बहुत सारे लोग, तो रेलवे टिकट माफ नहीं कर देती कि ओहो भैया ये लोग जो वेलफेयर एक्टिविटी, नहीं उनको तो इकोनॉमिक एक्ट, उनको रेल चलाना है एक जगह से पता चला वेलफेयर, सारे लोग हज पे चले गए, सारे लोग शिखर जी चले गए, नहीं ऐसा नहीं होगा। सो फॉर वेलफेयर ऑल्सो फर्स्ट यू नीड टू अर्न वेल्थ, राइट? अब मार्शल क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, मैन काइंड पे फोकस करती है। एडम स्मिथ का सारा ध्यान काय पे था, वेल्थ पे। मार्शल कहां पर आए, मैन काइंड पे। इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, एल्फ्रेड मार्शल इनका पूरा नाम है। ही इज फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से इस साल जब आप मैक्रो पढ़ेंगे 12th में, तब मैं आपको बताऊंगी जॉन मैनर्ड कीन्स जो है वो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी हमको दो लोगों के नाम पता होना चाहिए। ये बोलते हैं ह्यूमन एक्शन और इंटरैक्शन पे फोकस करेगी मैन काइंड पे। फिर मेजरली इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है, ह्यूमन बिहेवियर, कैसे लोग ऐसे डिसीजंस लें डेली कि वो हैप्पी हो। कितने लोग हैं हमारे पास इकोनॉमिक्स, एक इकोनॉमी में कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है और गवर्नमेंट है। चलो भाई, अभी आपने कंज्यूमर प्रोड्यूसर गवर्नमेंट का मीनिंग समझ लिया। कंज्यूमर कोई भी गुड या सर्विस परचेस करता है क्या, मैक्सिमाइज करने के लिए, तो मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। कई बार हम 100 रुपए की कोई चीज परचेस करते हैं, हमको लगता है यार पैसे वेस्ट हो गए, और कोई बार 10 रुपए की चीज हम बोलते हैं यार क्या गजब की चीज है यार, बहुत सस्ते में मिल गई और ये तो बहुत ही शानदार है, इतने सस्ते में बेच रहा है, मैंने तो सोचा ही नहीं था इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी निकलेगी। होता है ना कई बार एज अ कंज्यूमर हमको लगता है यार ये तो बहुत ही सस्ता मिल गया, पर ये तो बहुत यूजेबल है। तो कंज्यूमर को हमेशा क्या चाहिए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, मैक्सिमम पैसा। क्या चाहिए, प्रॉफिट्स। काम, इसलिए तो शर्म की क्या बात है, हमारा सब्जेक्ट ऐसे पैसे के बारे में ही सोचना अपने दिन रात, बाकी सब विटामिन कार्बोहाइड्रेट किसी काम के नहीं, अपने काम का कौन सा है, विटामिन एम, एम फॉर मनी। ये विटामिन एम हो तो सारे विटामिन फैट कार्बोहाइड्रेट परचेस कर सकते हैं। ठीक है, अपने को पैसे के बारे में सोचना और उसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, चलो, तो प्रोड्यूसर को क्या करना है, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। गवर्नमेंट को क्या मैक्सिमाइज करना है, और सर्विसेज, या फिर हम लिख दें सोशल वेलफेयर, है ना? अब ये देखो, ये मार्शल की डेफिनेशन हो गई। हर कोई, अगर आप कंज्यूमर हो तो आप सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हो, नहीं इससे पपीता नहीं खरीदूंगी मैं, बिल्कुल अच्छा नहीं, मैं तो इससे खरीदूंगी। प्रोड्यूसर, नहीं यार इस मार्केट में नहीं बेचेंगे, इसमें बेचेंगे, इसमें ज्यादा पैसा है। सरकार, नहीं नहीं ये काम नहीं करेंगे, इसमें लोगों का नुकसान हो जाएगा, ये करेंगे तो लोगों को फायदा है। डेली 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 आप सब लोग मैक्सिमाइज करने में लगे हुए हैं, जो आपका बेसिक इंटेंशन है किसी भी एक्टिविटी के लिए, राइट? और क्या बोलते हैं अल्फ्रेड मार्शल, जब आप इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं तो वो आपके ऑर्डिनरी लाइफ के बारे में बात करता है। एक कंज्यूमर बहुत टिपिकल आइडेंटिटी वाला पर्सन है। हमने एग्जांपल लिया था कि लेवाइस जीन्स वाला, कि हम जीन्स लेने गए, उनने बोला 1100 की, हम तो लेके गए थे पैसे कि हमने सोचा 1000 रुपए तक की ले लेंगे, उन्होंने कहा अरे भाई 1200 वाला ले लो, बहुत बढ़िया कपड़ा, ये वो फलाना ढिकाना, हमने भी देखा और ब्रांड का लेबल भी लगाओ, अरे बस ले लो, 1200 रुपए दे दिए हमने 1000 के बदले। और इधर सब्जी वाले में 10 रुपए के तो 3 नींबू लूंगी भैया मैं, नहीं 2 नहीं 3 देना पड़ेगा आपको। अभी मैं 200 रुपए ज्यादा दे के आई हूँ जीन्स के लिए, इधर मेरे को 5 रुपए का एक नहीं चाहिए, मुझे 10 के 3 चाहिए। क्या एक कंज्यूमर ऐसा बिहेव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, टिपिकल कंज्यूमर बिहेवियर है।
राइट। सो एवरीडे एक्सपीरियंसेस जब हम बात करते हैं ऑर्डिनरी लाइफ के, तब हमें कौन सी स्टडी करनी पड़ती है? इकोनॉमिक्स की स्टडी। पहला होमवर्क लिखिए भाई आज, 4 डेफिनेशंस आपको अपनी कॉपी में लिख के लेना है ना? डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ की, अल्फ्रेड मार्शल, रॉबिन्स और सैमुअल्सन। लिखो बेटा, ऑनलाइन वाले भी। चार डेफिनेशंस चाहिए बेटा कॉपी में। बुक में से भी लिख सकते हैं, आप नेट पे से भी ढूंढ के लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब एक सवाल आता है, एक आध दो कॉन्सेप्ट और पढ़ते, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे बस। आर्ट्स और साइंस, जब भी आप कोई नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो वो आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, इज दिस इज आर्ट और इज दिस इज साइंस। तो अब जैसे इकोनॉमिक्स के लिए पूछा, इज इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, तो पहले तुमको आर्ट का मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे हमने पूछा, मम्मी ये मेहमान आए थे कौन थे, बोले वो जो मेरी मौसी की बहू है ना उसके बच्चे, मतलब कौन सी मौसी? अभी जब तक हमको वो मौसी याद नहीं आएगी उनकी कौन सी बहू और कौन से बच्चे हमको याद नहीं आएगा, पहले वो मौसी याद आना जरूरी। तो पहले इकोनॉमिक्स आर्ट है या साइंस है, इसको पता लगाने के पहले हमें क्या पता होना चाहिए? आर्ट्स और साइंस क्या होता है। चलो बताओ भाई, क्या होता है आर्ट्स? इज डांसिंग इज एन आर्ट? पेंटिंग, स्केचिंग, स्पीकिंग, बहुत सारी तरीके की आर्ट है ना ये सब कुछ। तो क्या होता है आर्ट में, क्या करते हो आप अपने आप को एक्सप्रेस करते क्रिएटिविटी से। आपको पता है बच्चों की पेंटिंग देख के भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जब वो नेगेटिव सोचते तो वो डार्क शेड की पेंटिंग बनाते, और जब वो हैप्पी होते तो वो लाइट कलर्स यूज करते पेंटिंग में। पेंटिंग भी अपने आप में एक आर्ट है जो बताती है कि आपके अंदर क्या चल रहा है ना? अब इकोनॉमिक्स आर्ट्स है क्या? इकोनॉमिक्स आर्ट है। कैसे है बेटा? क्योंकि हम इकोनॉमिक्स में यहाँ पर बहुत सारे डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं चीजें। तो कई बार ऐसा होगा जब आपने कुछ भी नहीं लिखा और आपने सिर्फ डायग्राम बना दिया और उस डायग्राम से अगला समझ गया कि क्या है, तो इकोनॉमिक्स क्या कहलाएगा? आर्ट। ठीक है। अब साइंस, साइंस क्या सब्जेक्ट होता है भाई जो हमने लिया नहीं? क्या होता है साइंस, बताओ क्या होता है साइंस में? जैसे मैं बताती हूँ, जब मैं 9th या 10th में थी तो हम लेबोरेटरी में गए तो मैडम ने बोला ये, हमने टेस्ट ट्यूब वेस्ट ट्यूब ले लिया। अब मैम ने बोला ये दोनों को ऐसे मिलाना मत, टेस्ट ट्यूब फूट जाएगी। वो उधर गई, हम तो मॉनिटर क्लास के बोला, शीतल अरे मैडम आपने बोला करके नहीं देखा तो साइंस का क्या मतलब? होना तो चाहिए ना, नहीं तो मुझे पता कैसे चलता। बड़ी डांट, पर प्रूफ तो करना पड़ेगा ना भाई। तो साइंस क्या है जो क्या करता है? प्रूफ करता है। अब इकोनॉमिक्स कैसे प्रूफ करता है? क्या इकोनॉमिक्स का कोई एग्जाम्पल है ऐसा? इकोनॉमिक्स की सबसे सिंपल इक्वेशन बताती हूँ तुमको, सबसे सिंपल इक्वेशन, y इज इक्वल टू सी प्लस एस। y मतलब होता है इनकम, c मतलब होता है कंजम्पशन, और s मतलब होता है सेविंग। इसका मतलब अगर आदमी ने 100 रुपए कमाए और 60 रुपए खर्च कर दिए तो 40 बचे हैं। क्या ये सही है? क्या ये प्रूफ किया जा सकता है? यस, दैट इज द रीजन व्हाई इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड एज साइंस, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं। राइट? सो इकोनॉमिक्स इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है। चलो अगला हम लेक्चर में पढ़ेंगे डेफिनेशन, अगेन हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को 4 डेफिनेशंस लिख के लाना है। ठीक है।
एक सेकेंड क्या होल्ड